हेलो फ्रेंड्स, आज दो चर वाला रैखिक समीकरण अध्याय 3 क्वेश्चन नंबर 3 दो तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन आपको हल कराने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है क्या। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेव और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो एक्सरसाइज 3.1 का जो 3 क्वेश्चन है स्टैकिंग का, इसमें क्या है कि सभी में बीजगणितीय समीकरण बनाना है और आलेख भी प्रदर्शित करना है आपको। तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए बेसिक चीज़ आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी कोई दो कंपेरिजन हो किसी दो वस्तुओं का, तो उसको ऑलरेडी आप ए और बी मानिए, या तो एक्स और वाई के रूप में मानिए, या तो पी और क्यू भी मान सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले सेव और अंगूर है, तो इसका मतलब हो गया कि सेव को यदि एक्स मानेंगे तो अंगूर को आपको वाई मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि माना 1 केजी सेव का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। इतना तो बेसिक चीज़ आपको मानना ही पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है कि 2 केजी सेव है, इसका मतलब कि 2 के साथ x को, और 1 केजी अंगूर है, इसका मतलब कि y के साथ 1 को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपया समीकरण 1 मान सकते हैं। चूँकि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर है, तो इसलिए 2x प्लस वाई बराबर 160 तथा अब 1 महीने बाद कितना हो रहा है, तो 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर है, तो यानी 4x प्लस 2y बराबर हो गया कितना, 300 रुपये। अब आप इसको मान सकते हैं समीकरण 2। अब करना क्या है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 से पहले आप ना हो तो चार्ट बना लीजिए। चार्ट का मतलब हो गया कि टेबल ट्रूथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण 1 से y बराबर यदि कर दें तो क्या होना चाहिए, तो 160, और ये इधर जाएगा तो -2x। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का मान बदल बदल करके रखेंगे। तो देखिए अब इस पर करेंगे क्या, एक आपको ऐसे टेबल बना लेना है और टेबल बना करके विभिन्न मानों को रखना होगा। इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वह लिख लेंगे। अब देखिए यदि यहाँ पे x का मान हम कुछ रखते हैं, कुछ रखने का मतलब हो गया कि यदि मान लीजिए कि 20, 30, 40, 50 कुछ भी रख लें, मगर आप मान ऐसा रखिए कि जो ग्राफ में शो करने पे आसानी हो। तो हमारे हिसाब से यदि यहाँ पे हम x का मान 50 ले रहे हैं, तो 50 गुना के 100 यानी 160 में से 100 निकलेगा, तो क्या होना चाहिए y का मान, तो 60 बचेगा। अब कैसे, तो यहाँ पर आपने आपको समझा दे रहे हैं। 160 माइनस 2 गुणे 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 160 माइनस 50 गुना के 100, तो यहाँ पे 100 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 60, यानी 60 यहाँ पे y का मान हो गया। फिर जब हम यहाँ पे कुछ और रख रहे हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम मान 45 रख रहे हैं, तो जब 45 रखेंगे तो क्या होगा, तो 45 गुना के 90, तो यहाँ पे अगर अपने आपको समझा दे रहे हैं तो 160 में से जब 90 माइनस होगा तो कितना आना चाहिए, कितना, तो 70। तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाना चाहिए, 70। तो समीकरण 1 से तो हमने एक टेबल बना लिया। फिर क्या करेंगे, अब दूसरे के लिए बना लेते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या होना चाहिए, तो आइए दिखाते हैं इसको भी। देखिए समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 में अभी हमने लिखा था कि 4x प्लस 2y इक्वल टू
300 यानी 300। जब यहाँ से 2y करेंगे तो 300 और ये इधर आएगा तो -4x यानी 4x। जब y करेंगे तो 300 माइनस 4x और बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जब y कर लेंगे तो यहाँ से और भी छोटा कर सकते हैं इन दोनों में से, तो 150 माइनस 2x भी कर सकते हैं। क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो या 150 होगा या 2 होगा, फिर यहाँ से भाग देंगे और छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप y का मान x का मान बदल कर रखिए, देखिए क्या मिल रहा है। तो आप टेबल बना लीजिए, टेबल के हिसाब से फिर इसको रखिए। अब यहाँ पे रखने के पश्चात जो आएगा उसको हल करेंगे, x और y। सपोज कीजिए यहाँ पे x का मान हम कुछ रख रहे हैं, x का मान सपोज कीजिए कि हम रख रहे हैं 50, तो 50 दूना के 100 यानी 150 में से 100 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। यानी x का मान जब हम 50 रखेंगे तो y भी 50 मिलेगा। फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे करना होगा कि जब हम x का मान कुछ और रख रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे x का मान हम 40 रख रहे हैं, तो 40 दूना के 80 और 150 में से 80 निकलेगा तो कितना आएगा, 70। यानी 40 जब रख रहे हैं तो x का मान y का मान यहाँ पे 70 आएगा। अब इस तरह से हम यहाँ तो प्राप्त कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सारणी 1 व सारणी 2 से, जो यह सारणी जो टेबल बनाए हैं उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ से यह ABC का मान रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारणी का ए का जो मान है, सारणी 1 का 50 का मा 60 यानी 50 का मा 60, फिर B तो B 45 का मा 70, तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 का मा 70, यह 45 का मा 70 है। फिर C तो C यहाँ पे है तो 50 का मा 50, फिर D तो 40 का मा 70। बस यही मान आपको रखना था। यह सारणी 1 और सारणी 2 से हमने यह लिख लिया। अब क्या करेंगे कि इसको ग्राफ पे दर्शाना है। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए इस पर हम ऐसे कुछ मान खींचे हुए हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। जो जैसे ग्राफ अभी स्केल से बना करके रखा है मैंने, तो इस पर कैसे शो करना है। तो देखिए यहाँ पे भी जो मान है वो नियर अबाउट 50, 70, 100 के अंदर ही है। तो इसलिए इसका भी जो रेंज लेंगे तो हमको आसानी रहेगी कि या तो 20-20 का ले लें रेंज, या तो 10-10 का ले लें। तो यदि 10-10 का ले रहे हैं तो भी आ जाएगा। तो 10-10 का लेंगे तो क्या मिलना चाहिए, देखिए तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। फिर यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और भी आगे जा सकता है। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यह जो स्केल से बनाया गया है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है, यह समान रूप से नहीं ली गई है। हम वैसे ही अपने पेन से वैसे ही डॉट डॉट करके रखे हुए हैं। अब इसको ग्राफ पेपर पे जब खींचेंगे तो एकदम एक्चुअल मिलेगा आपको। इस पर थोड़ा सा डिस्टेंस इधर उधर हो सकता है, इसलिए आप उसको माइनर इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे यह पॉइंट जो रखे हुए हैं हमने एक ऐसे पैरामीटर के थ्रू रख लिया है। अब करना क्या है, आप जानते ही हैं कि यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह मूल बिंदु होता है, यह x है, यह x डैश है, या y है, या y डैश है। अब करना क्या है कि जो ABCD आपने जो मान अंकित किया है उसी को इस ग्राफ पे शो कर देना है। और शो करने के बाद देखेंगे कि यह क्या कौन सी रेखाएं बन रही है, संपाती हो रही है कि समांतर हो रही है कि या फिर बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो आइए अब इस पर पहले रखते हैं, उसके बाद से देखा जाए कि क्या हो रहा है। या नीचे वाले भी कुछ मान रख लेते हैं, हो सकता है कुछ आगे हो। फिर यहाँ पे भी अभी यहाँ पे इसको नीचे नोट कर लेते हैं, 20, 30, 40। बस आगे जब ज़रूरत होगी तो खींच लिया जाएगा, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दिया जा रहा है। और चतुर्थांश में आपको बार बार मैंने बता चुका है पहले कि पहले चतुर्थांश का जो मान होता है वो प्लस प्लस यानी x अक्ष भी प्लस, y अक्ष भी प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस प्लस होता है। यह ध्यान रखेंगे आप, उसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए इस ग्राफ को खींचना है यानी आलेख प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला मान है कि 50 का मा 60। तो 50 का मा 60 का मतलब हो गया कि x अक्ष पे 50 और y अक्ष पे 60। तो 60 यहाँ पे है
और यहाँ से देख रहे हैं कि 50 यहाँ पे है, यानी यह बिंदु आएगा। तो इस बिंदु को ऐसे हम डॉटेड कर ले रहे हैं, यानी यह ए है। अभी इसका नाम दे दिया जाएगा। फिर वैसे ही है दूसरा 45,70, यानी बी वाला जो मान है वह 45,70 है। 45 एक्स अक्ष पे और 70 वाई अक्ष पे। तो 40 और 50 के बीच 45 होगा और 70। इसका मतलब कि पहले हम इसको ऐसे आगे बढ़ा लें और यहाँ से इसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यानी यहाँ पे यह भी हो गया। फिर क्या करेंगे कि यह ए और बी तो दोनों हम पॉइंट को डिनोट कर लिए। अब सी और डी को शो करना है। तो सी का मान है 50,50, यानी 50 इधर से और 50 इधर से। तो यानी 50 अब यह है, फिर 50 एक नीचे है, यानी एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। या ध्यान रखिएगा कि यह ए वाला है, यह बी वाला है, और यह जो है यह सी वाला है, सी वाला पॉइंट। अब यहाँ पे ए वाले का मान था 50,60, बी वाले का मान था 45,70, सी वाले का मान है यहाँ पे 50,50। और फिर डी कितना है, तो डी है 40,70, यानी एक्स अक्ष पे 40 और वाई अक्ष पे 70 है। तो 70 यहाँ पे है और 40 का मतलब कि इसका सीध लेंगे हम और ये यहाँ पे होगा, यानी कहने का मतलब इसका ये सीध यहाँ पे हो रहा है। तो यह पॉइंट हो गया, तो यह डी हो गया यहाँ पे, यह डी। तो डी का मान क्या है, तो 40,70 है। अब आपको एक चीज़ समझना होगा, यह जो चारों पॉइंट है यह किसी एक रेखा पे नहीं मिल रहा है। तो ए और बी को हम एक ही लेंगे क्योंकि वह समीकरण 1 से प्राप्त हुआ था, और सी और डी को समीकरण 2 से लेंगे, इसलिए समीकरण 2 से प्राप्त हुआ था, तो इसको एक रेखा पे लेंगे। तो आइए हम पहले सी और डी को मिला लेते हैं। पहले किसी को भी मिला सकते हैं, फिर ए और बी को मिला लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो रेखाएं मिल रही है, यह रेखाएं कैसे आपको दिख रही है, दिखने में क्या लग रहा है। आप इसको बहुत बड़ा भी ले सकते हैं या छोटा भी ले सकते हैं या इतना पे ही छोड़ सकते हैं। ये कोई बहुत वो नहीं है कि आपको कहाँ तक ले जाना है। आई बात समझ में। अब देखिए यह जो रेखाएं हैं यह पैरेलल रेखाएं हैं, यानी समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं हैं तो आप क्या करते हैं कि यदि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यह भी बताया था कि इसको जो ए और बी है इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण आपको पहले से पता है कि इसका समीकरण आया था कि 2x + y = 160, यानी 160। फिर समीकरण जो दूसरा था यानी सी और डी वाला, वह आया था कि 4x + 2y = 300। तो बहुत सारे क्वेश्चन में यह लिखा भी जाता है, मगर वह लिखने से बेहतर है कि आप बस यह पॉइंट इंगित कर लें और यह जान लें कि ए बी सी डी या दोनों कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो यह समांतर रेखाओं को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि अतः यह निरूपण या यह ग्राफीय निरूपण भी कह सकते हैं, यह निरूपण समांतर रेखाओं का युग्म है। कौन सी रेखाओं का युग्म है, तो समांतर रेखाओं का युग्म है। और युग्म मतलब आप जानते हैं यानी पेयर है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया और यह ग्राफ आपको, हमें उम्मीद है पूरी की समझ में आ गई होगी। यदि थोड़ा सा भी आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट कराएं, ताकि हम आपको इस समस्या का सॉल्यूशन और भी किसी तरह से ग्राफ पेपर की व्यवस्था करके और आपको और अच्छी तरीके से पेश करें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।